गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने के लिए सीखे थे। तो उसमें दो रूल आपको बता दिए थे। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को ही हम लोग इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी के नाम से जानते हैं, या अनसेचुरेशन फैक्टर भी कहते हैं, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के भी नाम से जानते हैं। तो दो रूल हम आपको क्या क्या बताए थे। सबसे पहला रूल में बताए थे कि कोई मोलेकुलर फार्मूला दिया हुआ है, वो हाइड्रोकार्बन हो। हाइड्रोकार्बन का मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तब वहां पर अनसेचुरेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बताए थे। वो फार्मूला क्या था कि x+1, ठीक है, -y/2। दूसरा रूल में क्या बताया कि हाइड्रोजन के अलावे किसी मोलेकुलर फार्मूला में हाइड्रोजन के अलावे कोई मोनोवैलेंट एटम है, लाइक हैलोजन्स, तब हम लोग क्या करते थे, उसका जो डीयू निकालने का फार्मूला होता था उसको हम लोग कहते थे x+1 -y+b/2। जहां x क्या है, कार्बन का संख्या, यहाँ पे y क्या है, हाइड्रोजन का संख्या, b क्या है, हैलोजन का संख्या, या कह सकते हैं मोनोवैलेंट एटम का संख्या। आज हम लोग थर्ड रूल देखेंगे। थर्ड रूल में क्या कहता है, पहले आप सुन लीजिए। कहता है कि कोई भी मोलेकुलर फार्मूला दिया हुआ है और आपको डीयू निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो आप देखिए अगर उसमें कोई डाइवैलेंट एटम तो है या नहीं है। अगर कोई डाइवैलेंट एटम है तो आप उसको सिंपली रिजेक्ट कर दीजिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए। रूल में कह रहा है कि इफ द मोलेकुलर फार्मूला contains any divalent atom, example oxygen, then those atoms are simply rejected for calculating EV। अगर आप अनसेचुरेशन फैक्टर निकालने जा रहे हैं और मोलेकुलर फार्मूला में कोई डाइवैलेंट एटम दिया हुआ है, डाइवैलेंट एटम ऑक्सीजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन के जगह पे सल्फर भी हो सकता है, तब आप क्या कीजिए कि उसको आप सिंपली रिजेक्ट कर दीजिए, उसको आप देखिए ही नहीं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अब यहां पर C3H6O है। अब आपको कहा गया कि बताइए इसका अनसेचुरेशन फैक्टर क्या होगा, या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होगा। तो ऑक्सीजन को आप हटा दीजिए। अब 3 कार्बन का अल्कीन में हाइड्रोजन का संख्या कितना होता है, 8, और यहां पर हाइड्रोजन है कितना, 6। 2 हाइड्रोजन का कमी। और आपको क्या रूल बताए थे, आपको रूल में ये बताए थे कि 2 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी का मतलब होता है 1 डीयू, यानी कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 होता है। तो इसका जब आप निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम्पल को आप कैलकुलेशन करके ही निकालिए, आप चाहे तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अब इसी को जो बच्चा थोड़ा कमजोर है, पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख रहा है, तो आप लिख करके निकालिए ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको अनसेचुरेशन फैक्टर निकालना होगा तो C3H6 का निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, उसको हम रिजेक्ट कर दिए, हटा दिए। अब यहाँ पर डीयू निकालेंगे तो क्या होगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का अल्केन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या होता है 3 दूना 6 2 8। तो यहां पे लिखेंगे 8 माइनस गिवन कंपाउंड में हाइड्रोजन का संख्या 6 होता है अपॉन 2, यानी कि 1 आ गया। जैसे अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आप लोग जल्दी से बताइए इसका डीयू कितना होगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 8 हाइड्रोजन है, कार्बन कितना है, 4। कितना हाइड्रोजन का कमी हो गया, 2 कार्बन का। अब ये 2 कार्बन का जो डिफिशियंसी है कहां से निकालते हैं, तो रेफरेंस एटम आपको इसका पहला क्लास में ही बता दिए थे। रेफरेंस एटम हम लोग अल्केन को लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बोलते हैं सेचुरेटेड, और यहाँ पे हम लोग अनसेचुरेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 4 कार्बन है तो अल्केन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पर कितना है, 8। कितना हाइड्रोजन का डिफिशियंसी हुआ, 2 हाइड्रोजन का, तो कहेंगे 1 डीयू। 4 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी होता है तो 2 डीयू। समझ में आ रहा है बात? 6 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी होगा तो 3 कहेंगे, 8 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी होगा तो 4 कहेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा फार्मूला में इस तरह से लिख करके निकालिए। आज के जमाना में जो जितना ज्यादा फास्ट होता है वही विनर होता है। अब यहां पर क्या हुआ, मेरे को निकालना है अनसेचुरेशन फैक्टर, तो C4H8 का निकालेंगे। अब डीयू क्या बोलेंगे कि हाँ जी देखिए कार्बन 4 कार्बन है, 4 कार्बन का अल्केन में हाइड्रोजन का संख्या तो 10 माइनस गिवन कंपाउंड में हाइड्रोजन का संख्या 8/2, कितना हो गया, 1 हो गया।
एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, C4H10O है। यहां पे भी देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बारे में क्या बताया, उसको आप सिंपली रिजेक्ट कर दीजिए। क्यों? रूल है कि अगर कोई भी डाइवैलेंट एटम है तो आप उसको हटा दीजिए। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, 4 दूना 8 2 10। बताइए कोई भी हाइड्रोजन का डिफिशियंसी यहां पर है? नहीं है। 4 कार्बन का अल्केन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या 4 दूना 8 2 10 ही होगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मोलिकुलर फार्मूला देख के, जैसे टीचर आपको दिए, अब तुरंत आपसे पूछ दिए कि बताओ जी डीयू कितना है, 0 सर। कैसे आपको पता चला कि 0 हो गया? तो यहां पर देखिए एक भी हाइड्रोजन का डिफिशियंसी नहीं है। अब इसी को फार्मूला के रूप में निकालेंगे तो मेरे को निकालना होगा C4H10 का डीयू हो जाएगा 4 कार्बन का अल्केन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या 4 दूना 8 2 10 यानी कि 10 माइनस गिवन कंपाउंड में हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया 10/2 यानी कि 0। एक और एग्जांपल लेते हैं, जल्दी से इसका बताइए, जल्दी से इसका बताइए डीयू क्या होगा। अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन 6 है, मोनोवैलेंट एटम भी है और डाइवैलेंट भी एटम है। डाइवैलेंट एटम में क्या बताए थे? डाइवैलेंट एटम में अभी आपको बता रहे हैं कि उसको सिंपली रिजेक्ट कर दीजिए, और पिछले क्लास में आपको बताया, आज भी हम आपको याद दिला दिए कि मोनोवैलेंट एटम है तो उसको हाइड्रोजन के जैसा ट्रीट कीजिए। अब यहां पर क्या हो गया, 4 कार्बन का अल्केन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या 10 और यहां पर गिवन कंपाउंड में हाइड्रोजन का संख्या कितना है, तो 6 तो ये हो गया और 2 इसको भी काउंटिंग करेंगे 8। कितना का डिफिशियंसी है? 2 हाइड्रोजन का, तो 1 डीयू होगा। अब इसी को अगर फार्मूला के रूप में निकालना होता है तो आप क्या निकालते, किसका निकालते? C4H8। H8 क्यों बोल रहे हैं ये सब लोग को समझ में आ गया। यहां पर 6 हाइड्रोजन पहले से है और क्लोरीन और ब्रोमीन मोनोवैलेंट एटम है, उसको भी हाइड्रोजन के जैसा ट्रीट करते हैं। यही रूल आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो यहां पर डीयू जो निकालेंगे C4H8 का निकालेंगे। अब फार्मूला से क्या हुआ कि 4 कार्बन का अल्केन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया 4 दूना 8 2 10 माइनस गिवन मोलेकुल में हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया 8/2, तो इसका 1 आ गया। अब इसी को फार्मूला के रूप में अगर मेरे को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, CXHYOZXB। XB, B क्या है? मोनोवैलेंट एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। Z क्या है? डाइवैलेंट एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो और डाइवैलेंट एटम को आप क्या करते हैं, सिंपली रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा आप ही लोग बताइए। फार्मूला सारा सेम है, तो du इक्वल टू हो जाएगा x+1 माइनस y+b/2। यही तो मोनोवैलेंट वाला में बताए थे। क्यों? क्योंकि ये है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको तो हटा देना है। तो यही तो आपको मोनोवैलेंट वाला में बताए थे। अब इसी को है सो फार्मूला के रूप में लिखा दिए, तो du इक्वल टू x+1 माइनस y+b/2। यहां तक नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि राइट द ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम मोलिकुलर फार्मूला C7H8O हैविंग ए बेंजीन रिंग। देखिए पिछले क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन करवाए थे, बेंजीन रिंग लिखा हुआ रहे, फेनाइल रिंग लिखा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बताए थे, सबसे पहले डीयू निकालेंगे, और ये तो अंडरस्टूड है कि बेंजीन है तो इसका जो डीयू होगा 4 या 4 से ज्यादा होगा, क्योंकि बेंजीन ही है सो 4 कंज्यूम कर लेता है। अब ये डिपेंड करता है कि मोलिकुलर फार्मूला क्या दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका निकालते हैं, तो C7H8O है, ठीक है। तो डीयू क्या होगा, 7 कार्बन का अल्केन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या देखिए, तो हाइड्रोजन 7 दूना 14 2 16 16 माइनस गिवन कंपाउंड में हाइड्रोजन का संख्या क्या है 8 है। ऑक्सीजन को तो रिजेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 8/2, तो कितना हो गया 8/2 यानी कि 4। अभी आपको फिर देखिए ये 4 जब डीयू आया और आपसे कह रहा है बेंजीन रिंग, जैसे अगर हम फिर आपसे पूछते कि अच्छा जी इसका बताओ डीयू क्या होगा, तो आप क्या बोलते हो 1। एक रिंग जो है 1 डीयू कंज्यूम करता है। अब इसमें 1 पाई बॉन्ड दे देंगे तो 2 पाई बॉन्ड देंगे तो 3 और ये 4, यानी कि बेंजीन का जो डीयू होता है वो टोटल कितना होता है 4।
तो अब मेरे को यहाँ पे कह रहा था कि बेंजीन रिंग में इस मोलिकुलर फार्मूला का स्ट्रक्चर लिखिए। क्या लिखने के लिए बताए थे पिछले क्लास में कि ये मोलिकुलर फार्मूला में आप C6H5 घटा दीजिए। फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि C6H5 क्यों घटा रहे, तो आप ऐसे समझो कि बेंजीन है, ठीक है, हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। जब तक आप यहां से हाइड्रोजन को हटाएंगे नहीं तब तक वहां पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा कैसे। तो अगर हम C6H6 मतलब इस मोलिकुलर फार्मूला में C6H5 को हटा दें, मतलब घटा दें, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास यहां पर एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचेगा। अब यहां पर देखिए आपके पास ऑप्शन आ गया। ऑप्शन क्या आ गया कि डायरेक्ट जो है OCH3 को बेंजीन के साथ अटैच कर दीजिए। तो यहां पे पहला जो स्ट्रक्चर होगा, बेंजीन बना लिए और मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गया, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड में OCH3 इसके साथ अटैच कर दिए, और जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड इसके साथ अटैच कर दिए तो यही आपका कंपाउंड हो गया। और इसका नोमेनक्लेचर में आपको नाम बताए थे, याद है किसी को? इसका कॉमन सिस्टम का नाम है, सो ज्यादा पॉपुलर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनिसोल। आप इसको मेथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। ईथर है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, मतलब फंक्शनल ग्रुप, इसको मेथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर है एनिसोल, तो इसको याद रखना पड़ेगा। नोमेनक्लेचर में भी आपको बताए हुए हैं, क्या नाम है? एनिसोल। अब बोलिए कि सर क्या मोनो सब्स्टिट्यूएंट में और कोई स्ट्रक्चर हो सकता है क्या? आप खुद सोचिए, मोनो सब्स्टिट्यूएंट में और कोई स्ट्रक्चर हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है? इसी चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देख लीजिए, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, CH2OH लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में एक स्ट्रक्चर और हो सकता है और वो होता है CH2OH। फिर इसका नाम पूछे तब ये डायरेक्टली देखिए अटैच नहीं है। इसका नाम क्या बताए थे? बेंजाइल अल्कोहल। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बेंजाइल अल्कोहल। क्या मोनो सब्स्टिट्यूएंट में और स्ट्रक्चर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तब आप क्या कीजिएगा, इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए। अब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड में जब तोड़िएगा तो एक तो आपका निकल जाएगा CH3 और दूसरा आ जाएगा OH। बोलिएगा कि सर यहाँ पर एक हाइड्रोजन कहां से आ गया? यहां से आ गया कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, C7H8O में C6H4 घटाना पड़ेगा। अब H4 क्यों घटाना है? तो बेंजीन से एक हाइड्रोजन जैसे यहां से हटा, तो एक अगर सब्स्टिट्यूएंट यहां पे लगाएंगे तो एक हाइड्रोजन है, सो यहां से हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इस मोलिकुलर फार्मूला में C6H4 को आप घटाएंगे तो क्या मेरा बच जाएगा? यहां पे बचेगा CH4O। अब CH4O को दो पार्ट में जब आप तोड़ेंगे, CH4O को दो पार्ट में आप तोड़ेंगे तो यही आपका हो जाएगा CH3 और इधर हो गया OH। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो जाएगा। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड जब बेंजीन का जब स्ट्रक्चर लिखना होगा, तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? तीसरा स्ट्रक्चर होगा कि बेंजीन आप लिखे, यहां पर मिथाइल और यहां पे अल्कोहल। अब देखिए इसमें जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि नाम क्या होगा, तो अब आपको क्या बताए थे कि अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है और दोनों में से कोई एक स्पेशल नेम प्रोवाइड करता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोनों है सो स्पेशल नेम प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम इसको ढक दें और आपसे पूछें कि इसका नाम क्या है तो टॉलवे, और इसको ढक दें और आपसे नाम पूछें कि इसका नाम क्या है तो फेनॉल, यानी कि दोनों स्पेशल नेम प्रोवाइड करता है, तब आप क्या करेंगे? तो वहां पे बताए थे कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जो दोनों मिल कर करके, मतलब इंटायर मोलेकुल मिल कर करके है सो स्पेशल नेम प्रोवाइड करता है, और वो नाम होता है क्रेसॉल। इसको क्या पढ़ेंगे? क्रेसॉल। तो याद रखिएगा कि मिथाइल और अल्कोहल जब रहता है तो क्रेसॉल, और ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसका नाम हो गया ऑर्थो क्रेसॉल। अब कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर, अगर हमको प्रायोरिटी डिसाइड करना होगा, आईपीएससी सिस्टम में अगर लिखना होगा तब क्या लिखेंगे? ये तो कॉमन सिस्टम का नाम हो गया। तो आप देखिए कि मिथाइल और अल्कोहल में किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? अल्कोहल का। इसका मतलब क्या हुआ कि मिथाइल आपका सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा, अल्कोहल है सो बेस नेम में देगा, और इसको जब ढक देंगे तो इसका नाम क्या हो गया? फेनॉल। और जब इसका नाम आपका फेनॉल हो गया, ठीक है, इसका नाम
फेनॉल हो गया तो इसका नाम लिखेंगे 1,2 मिथाइल फेनॉल। इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल फेनॉल। ठीक उसी तरह से ये ऑर्थो पोजीशन पे है। नेक्स्ट जो एग्जांपल होगा वो मेटा पे आप लिख सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा मेटाक्रेसोल, या इसी को हम लोग कहेंगे 3 मिथाइल फेनॉल। फिर उसके बाद क्या होगा? पांचवा में आप पारा पोजीशन पे लिखेंगे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH हो गया, इसको पारा क्रेसोल कहेंगे। या चौथा पोजीशन पे मिथाइल चला गया तो इसको हम लोग कहेंगे 4 मिथाइल फेनॉल। यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि राइट द ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन फ्रॉम मोलिकुलर फार्मूला दिस। अब यहां पर देखिए C4H8O दिया हुआ है, और आपसे अगर डायरेक्ट पूछे कि अच्छा इसका बताइए DU क्या होगा, तो आप क्या देख रहे हैं? 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन का डिफिशियंसी हुआ? 2 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी होगा, तो तुरंत आप बोल देंगे कि सर 1 होगा। अब इसी को जो बच्चे को नहीं समझ में आता है वो क्या करेगा? इस तरह से लिखेगा कि अनसैचुरेशन फैक्टर 4 कार्बन का अल्केन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया? 10, माइनस गिवन मोलेकुल में हाइड्रोजन का संख्या 8/2 यानी कि 1। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे था, ऑक्सीजन है सो डाइवैलेंट एटम है, डाइवैलेंट एटम को हम आपको सिंपली बताए रिजेक्ट कर दीजिए। ऑक्सीजन के अलावे जगह पे सल्फर भी हो सकता है। सल्फर भी आपका कैसा एटम है? डाइवैलेंट एटम है, तो सल्फर भी रहेगा, तो अब आप उसको क्या कीजिए? सिंपली रिजेक्ट कर दीजिए। अब यहां पर देखिए, जब हम बार बार बोल रहे हैं पाई बॉन्ड, तो अलग से कंटिन्यूअस चेन में आपको पाई बॉन्ड लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? जब आप एल्डिहाइड लिखते हैं तो यहीं पर तो देखिए एक डबल बॉन्ड आ गया, यही तो पाई बॉन्ड आपका एक यूएफ कंज्यूम कर लेगा। और दूसरा, जब आप कीटोन लिखते हैं तो इसमें भी तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ गया, और कीटोन का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए थे कि ये होता है, यानी कि कीटोन होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो बोलिए कि सर इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? स्ट्रक्चर लिखने का तरीका क्या बताए थे कि सबसे पहला काम आप क्या कीजिए? कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए। टोटल कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, 1 कार्बन आप दे चुके, 3 कार्बन है सो और दे दीजिए। हाइड्रोजन से है सो फिर हम लोग क्या करेंगे? कोवैलेंसी को फुलफिल कर लेंगे। ये पहला स्ट्रक्चर हुआ। क्या और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है एल्डिहाइड में? हाँ, आप 4 कार्बन का जो कंटिन्यूअस चेन बनाए वो आप क्या कीजिए? 3 कार्बन का कंटिन्यूअस चेन बनाइए, और चौथा को आप क्या कीजिए? ब्रांचिंग कर दीजिए। यानी कि एल्डिहाइड फैमिली में इस मोलेकुलर फार्मूला का 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब रह गया कीटोन, तो कीटोन में टोटल कितना कार्बन है? तो टोटल है सो आपका 4 कार्बन है, कीटोन यहां पे दे दीजिए। कोई बच्चा बोलेगा कि सर अगला जो स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग क्या करते हैं? कीटोन को यहां शिफ्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? आप लोग खुद बताइए। नहीं कर सकते। क्यों? इसका जब नंबरिंग करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, तो नंबरिंग लेफ्ट साइड से होगा, और इसका जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो नंबरिंग है सो राइट साइड से होगा। यानी कि ये दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। हम बताना क्या चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में इस मोलेकुलर फार्मूला का टोटल कितना पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो गया? तो 2 है सो एल्डिहाइड में आ गया, और 1 है सो कीटोन में आ गया। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। पहला हम आपको क्या बताएं? एल्डिहाइड में लिखना है, तो सबसे पहला काम क्या कीजिए कि एल्डिहाइड का कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख लीजिए। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है सो प्लेस कर दीजिए, जहां पर जितना हाइड्रोजन है उतना हाइड्रोजन प्लेस कर दीजिए, तो CH3 CH2 CH2 हो गया। अब इसका नाम पूछा जाए तो नाम में क्या बताए थे? हम बार बार बोल रहे हैं नोमेनक्लेचर में बेस नेम आप याद रखिए। तो बेस नेम में क्या बताए थे? अल्कीन का ई हटा दीजिए, Al लगा दीजिए, अल्का नल होता है। दूसरा, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है विथ कार्बन, तो पोजीशन हम लोग नहीं देते हैं। तो 4 कार्बन से आपका देखिए, 4 कार्बन से आपका ब्यूटेन होता है, ई हटा देंगे, Al लगा देंगे, तो एक साथ जब नाम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? बुटानल। तो यहां पे आपका हो गया बुटान। दूसरा स्ट्रक्चर में क्या बताए कि ये 4 कार्बन का चेन है। अब हम लोग क्या करेंगे? 3 कार्बन का चेन बनाएंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे? एक जो कार्बन बचेगा उसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में दे दिए।
अब सिंगल बॉन्ड है सो प्लेस कर दीजिए, जहां पर जितना हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है फुलफिल कर दीजिए। यहां पर 3 हाइड्रोजन जाएगा, यहां पर 1 हाइड्रोजन जाएगा, यहां पर 3 हाइड्रोजन जाएगा। अब देखिए 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन है। अब इसका नाम आपसे पूछे तो 1 नंबर तो इसी को देंगे 1 2 3। दूसरा कार्बन पे मिथाइल है 2 मिथाइल। 3 कार्बन से प्रोपान प्रोपानल प्रोपेन होता है, ये हट गया, एल लग जाएगा तो इसका पूरा नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपानल। क्या अल्डिहाइड में और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है? नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, कीटोन में लिखेंगे तो सबसे पहला 4 कार्बन है तो 4 कार्बन हम लोग इस तरह से लिख दिए और कीटोन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक डाल दिए। सिंगल बॉन्ड है सो प्लेस कर दीजिए, जहां पर जितना हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है उतना फुलफिल कर दीजिए। यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 2 और यहां पर 3। क्या इस CO को यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिर वो आइडेंटिकल होगा। अभी आपको बताए अब इसका नाम क्या होगा, तो अभी आपको बताए इसका नाम अल्कानन हो जाता है। दूसरा कार्बन पे कीटोन है तो पोजीशन देना होगा 1 2 3 4 तो 2 बुटानन। इसका नाम क्या हो गया? 2 बुटानन। नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि राइट द ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर फ्रॉम मोलिकुलर फार्मूला दिस। अब आपको इस मोलिकुलर फार्मूला का कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर में आपको टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, डीयू निकालेंगे बिना कुछ लिखे। डायरेक्ट देखिए और बताइए तो क्या इसका डीयू होगा। तो यहां पर 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है, यानी कि 1 आपका डीयू आ गया। फिर वही बात कि क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में आप साइक्लिक कंपाउंड लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि जब डीयू आपका 1 आ रहा है तो ओपन चेन कंपाउंड लिखेंगे तो उसमें 1 पाई बॉन्ड होगा, या तो आप रिंग में लिख सकते हैं। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का मोनोवैलेंट है विथ कार्बन, तब इसमें आपका रिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी तरह से ईस्टर में भी है सो रिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मोनोवैलेंट कार्बन। अब यहां पर देखिए क्या हो गया, ध्यान से समझिए। अनसैचुरेशन फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन का अल्केन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया, 4 दूना 8 2 10, यानी कि 10 माइनस गिवन कंपाउंड में हाइड्रोजन का संख्या 8। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट है तो उसको सिंपली रिजेक्ट कर देंगे। रूल तो मेरा यही कहता है। अब यहां पे क्या हो गया, अपॉन 2, तो यहां पे आ गया UF। फिर आपको वही बात आपको बताएं कि जब ओपन चेन कंपाउंड लिखेंगे तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा और इस मोलिकुलर फार्मूला से रिंग पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, अब आपको कहा गया सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी स्ट्रक्चर जब लिखिए ना तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आप पहले लिख दीजिए। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। टोटल कार्बन कितना है 4, 1 कार्बन तो यहां पे हो गया और 3 कार्बन है सो और दे दिए, एक स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में और कोई स्ट्रक्चर लिख सकते हैं? हाँ, अभी आपको बताए थे। इसको आप ब्रांचिंग कर दीजिए, यानी कि अब 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दीजिए और चौथा जो कार्बन है वो ब्रांचिंग हो गया। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर है? नहीं है। इधर तो आप इस कार्बन के साथ तो ब्रांचिंग कर नहीं सकते, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में इस मोलिकुलर फार्मूला का 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गया। फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, कार्बन का कोवैलेंसी फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन फिल कर दीजिए जहां पर जितना जरूरत है। अब इसके बाद क्या है, ईस्टर। अब ईस्टर में देखिए, ईस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स आप पहले लिख दो। ये क्या होता है, COOR, तो यहां पर ईस्टर हम लिख दिए। अब मेरे पास टोटल कार्बन 4 है, 4 में से तो आपका 2 कार्बन यूज हो गया, बाकी 2 कार्बन और लिख दीजिए। बोलिए कि सर और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है? हाँ, और पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है। क्यों? इस कार्बन को फिर राइट साइड भेज दीजिए। अब 2 कार्बन इधर रह गया तो यहां पे ऐसे आप लिख सकते हैं। पूछिएगा और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है? हाँ, और पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है। इस कार्बन को राइट साइड भेज दीजिए तो यहां पर हाइड्रोजन हो गया और ये है सो C हो गया। बोलिएगा और पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है ईस्टर में? हाँ है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये नॉर्मल प्रोपाइल है और आप जानते हैं नॉर्मल प्रोपाइल मतलब प्रोपाइल का 2 आइसोमर होता है, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। तो ये सब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं सीख पाइएगा।
अब देखिए ईस्टर में टोटल स्ट्रक्चर कितना हो गया 4, कार्बोक्सिलिक एसिड में कितना स्ट्रक्चर हो गया 2, यानी कि इस मोलिकुलर फार्मूला का टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का कितना हो गया 6। बोलिए सबको समझ में आ रहा है? अब इसी को सिस्टेमेटिक आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है पहला स्ट्रक्चर, हम आपको क्या बताएं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उसको आप पहले लिख लीजिए। मेरे पास टोटल 4 कार्बन है, 1 कार्बन हो गया, अब यहां पर 3 कार्बन और दे दिए। सिंगल बॉन्ड है सो प्लेस कर दीजिए, हाइड्रोजन से कोवैलेंसी फुलफिल कर दीजिए। नाम अगर आपसे पूछा जाए, अब नाम बेस नेम आपको याद है, आपको बताए थे कि बेस नेम याद रखिएगा, अल्केन होता है और अल्केन का ई हट जाता है और ओइक एसिड लग जाता है। एक साथ पढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा अल्कानोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्कानोइक एसिड। टोटल कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बुटानोइक एसिड। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या बताए? ये जो 4 कार्बन है अब 3 कार्बन का लिखेंगे, यानी कि इधर जो कंटिन्यूअस चेन 3 कार्बन है अब 2 कार्बन कर देंगे, यहां पे ब्रांचिंग 1 कर देंगे। तो यहां पर देखिए ये पहले एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख दिए 1 2 और यहां पर एक ब्रांचिंग कर दिए। सिंगल बॉन्ड है सो आप प्लेस कर दीजिए, जहां पर जितना हाइड्रोजन का जरूरत है यहां पर 3, यहां पर 1, यहां पर 3 फुलफिल हो गया। अब इसका नाम पूछा जाए, 1 नंबर फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को देते हैं 1 2 3 2 मिथाइल और क्या हो जाएगा? प्रोपानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड। तो 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। क्या और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? कार्बोक्सिलिक एसिड में और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तब फिर हम लोग क्या करेंगे? ईस्टर का लिखेंगे। ईस्टर का आपको पता है, पहले आप क्या कीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए, COOR होता है, यानी कि 1 कार्बन यहां पे दे दिए। टोटल मेरा 4 कार्बन था, उसमें से 2 कार्बन यूज हो गया, 2 कार्बन इधर लिख दिए। सिंगल बॉन्ड है सो पहले आप प्लेस कर दीजिए जहां पर जो जरूरत है, और जितना हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है उतना फुलफिल कर दीजिए। यहां पर 3 हाइड्रोजन जाएगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन जाएगा और यहां पर 3 हाइड्रोजन जाएगा। अब इसका नाम बताए थे 2 पार्ट में होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये आता है अल्कोहल से, ये सब सारा नोमेनक्लेचर में बता दिया गया। ये आता है अल्कोहल से, तो अल्कोहलिक पार्ट का जो अल्काइल ग्रुप है उसका नाम हम लोग पहले लिखते हैं मिथाइल, यानी कि बेस नेम जब हमको लिखना होगा तो अल्काइल पहले हो जाएगा और उसके बाद ये क्या होता था? अल्कीन का, ध्यान से समझिए, अल्कीन का ई हट जाता था और ओएट लग जाता था। एक साथ जब पढ़ते हैं तो अल्कानोएट, तो इसका जब नाम होगा तो 3 कार्बन से इसका नाम हो जाएगा प्रोपानोएट। तो पूरा नाम क्या हो गया? पूरा नाम हो गया मिथाइल प्रोपानोएट। जिनको बेस नेम याद है, नोमेनक्लेचर सारा क्लास किए हैं, उनको पता है। फिर उसके बाद देखिए 4 में क्या बताए थे? अब यहां पर इस कार्बन को भी इधर लेके आ जाते हैं, तो इधर 2 कार्बन बचेगा। तो सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लिख दिए, 2 कार्बन को इधर ले आए, 1 कार्बन इधर बच गया। सिंगल बॉन्ड है सो प्लेस कर दीजिए, हाइड्रोजन से कोवैलेंसी फुलफिल कर दीजिए। तो यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पे 3। अब इसका नाम पूछा जाए तो ये इथाइल हो गया और 2 कार्बन से इथानोएट, तो इसका नाम हो गया इथाइल इथानोएट। फिर क्या बताए? इस कार्बन को भी इस साइड ले आइए, तो यहां पे क्या बच जाएगा? हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट जो कंपाउंड होगा, पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, तो यहां पर 1 हाइड्रोजन हो गया और इधर 3 कार्बन को दे दिए। सिंगल बॉन्ड है सो आप प्लेस कर दीजिए, नहीं, जहां पर जितना हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है, यहां पर 2, यहां पर 2 और यहां पे 3। इसका नाम क्या होगा? तो ये प्रोपाइल है। अगर सिर्फ प्रोपाइल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रोपाइल का 2 आइसोमर्स होता है, पूरे नोमेनक्लेचर में हम बोलते रह गए। 2 आइसोमर्स कौन कौन? नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। तो इसका जो नाम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल और 1 कार्बन से मेथानोएट, तो यहां पे लिखेंगे नॉर्मल प्रोपाइल मेथानोएट।
और स्ट्रक्चर होगा, हाँ और स्ट्रक्चर होगा। अभी आपको बताएं कि प्रोपाइल का दो आइसोमर्स होता है, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। यानी कि यहाँ पर जो 3 कार्बन का जो चेन है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे, यानी कि ब्रांचिंग कर देंगे। तो ब्रांचिंग जब करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देखिए यहाँ पे हम लिख दिए, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन कार्बन लिख दिए। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है सो आप प्लेस कर दीजिए, जहां पर जितना हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर दीजिए। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर है सो आपका 3 होगा और यहाँ पर भी 3 होगा। नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल मेथानोएट। इसका नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल मेथानोएट। तो इस तरह से अगर आपको अनसैचुरेशन फैक्टर पता है, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मालूम है या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी मालूम है, तो किसी भी मोलेकुलर फार्मूला का टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितना होगा ये आप बहुत आसानी से लिख देंगे। यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि राइट दी ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम मोलेकुलर फार्मूला C3H8O। अब आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मोलेकुलर फार्मूला दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखिए। अब देखिए यहां पर जब अनसैचुरेशन फैक्टर निकालेंगे, अनसैचुरेशन फैक्टर निकालेंगे तब क्या होगा, मोलेकुलर फार्मूला देख करके बताइए। तो यहां पर 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन का डिफिशियंसी नहीं है, तो अनसैचुरेशन फैक्टर 0 आ जाएगा। अब इसी चीज को अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि हाँ जी 3 कार्बन का अल्केन में हाइड्रोजन का संख्या बताइए, तो 3 दूना 6 2 8 8 माइनस गिवन कंपाउंड में हाइड्रोजन का संख्या बताइए, तो 8/2 यानी कि 0 आ गया। अब ये जो 0 आया इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि सबसे पहला रिंग में कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। दूसरा ओपन चेन कंपाउंड में जब आप लिखेंगे, ओपन चेन कंपाउंड में जब आप लिखेंगे तो उसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। अब यहां पर एक बात निकल करके आता है कि ये जो मोलेकुलर फार्मूला है ये है क्या, ध्यान दीजिए। ये जो मोलेकुलर फार्मूला है CnH2n+2O, क्योंकि ये अल्केन का है, ये अल्केन का फार्मूला होता है और उसमें एक ऑक्सीजन आ गया तो ये आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए ये किसका जनरल फार्मूला है, तो ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला है और साथ ही साथ ईथर का जनरल फार्मूला है। ये आपको पता होना चाहिए। ये भी आपको नोमेनक्लेचर में हम बता दिए हैं कि कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। और CnH2n+2O या CnH2n+1OH दोनों में से कोई भी बताएंगे तो अल्कोहल का होगा। ये पूरे नोमेनक्लेचर में ये सब आपको बता दिया गया। अब यहां पर देखिए CnH2n+2O जो है, मेरे को पता चल गया कि 2 कंपाउंड का जनरल फार्मूला होता है, एक अल्कोहल होता है और दूसरा ईथर होता है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, अल्कोहल में टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितना होगा वो लिखेंगे। तो टोटल कार्बन यहाँ पे 3 है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 3 कार्बन को आप लिख दीजिए और अल्कोहल लगा दीजिए। सिंगल बॉन्ड है सो प्लेस कर दीजिए, जहां पर जितना हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है लिख दीजिए। तो यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पे 2, यहां पर 2 हो गया। नाम अगर आपसे पूछा जाए किसका नाम बताइए, तो बेस नेम आपको बताए थे कि कहां से आता है, तो बेस नेम अल्केन का ई हटा दीजिए और OL लगा दीजिए। एक साथ पढ़ेंगे तो अल्कानोल हो जाता है। किस कार्बन पे है पोजीशन देना पड़ेगा, यानी कि अगर यहाँ पे नंबरिंग हमको करना होगा तो इधर से करना होगा 1 2 3, यानी कि 1 प्रोपानोल। दूसरा में क्या होगा, इस अल्कोहल को आप यहां भी तो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। यानी कि दूसरा जब स्ट्रक्चर हम लिखेंगे तो टोटल 3 कार्बन लिख दिए और अल्कोहल को अब इस कार्बन के साथ जोड़ दिया। सिंगल बॉन्ड है सो आप प्लेस कर दीजिए, जहां पर जितना हाइड्रोजन का जरूरत है उतना फुलफिल कर दीजिए, तो 3 1 3। अब इसका नाम पूछा जाए तो 1 2 3, 2 कार्बन पे अल्कोहल है तो 2 प्रोपानोल। क्या और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, हाँ और स्ट्रक्चर पॉसिबल है। यहां पर जो हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 कार्बन का जो चेन ले रहे हैं, अब उसमें क्या करेंगे, एक कार्बन को ब्रांचिंग कर देंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है
कि 3 कार्बन का चेन ले लिए और एक कार्बन को हम ब्रांचिंग कर देंगे इस तरह से। अब आप बताइए कि क्या ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है? नहीं, ये दोनों स्ट्रक्चर आपका आइडेंटिकल है। तो अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा था तो गलत ख्याल उठ रहा था, यानी कि इस मोलिकुलर फार्मूला का अल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर लिखा है। आप देखिए, आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ये भी आपको नोमेनक्लेचर में बता दिए थे और बोले भी थे कि नजर बदले तो नजारे बदले, सुबह हुई तो चांद सितारे बदले। ये नजर अपीयरेंस आपको अलग लिख रहा है, लेकिन दोनों कंपाउंड है सो आपका क्या है? आइडेंटिकल है। तो 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ? अब हम लोग लिखेंगे ईथर में। अब ईथर में जब लिखना होगा तब ईथर में टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर कितना होगा? तो ईथर का कैरेक्टरिस्टिक्स आप जानते हैं, दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए और 3 ही कार्बन है। तो तीसरा जो कार्बन है या तो इधर लगाइए या तो इधर लगाइए, बात बराबर है। कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये एक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, आप खुद देखिए ना, जो आप मेरे से सवाल कीजिएगा आप खुद देखिए। अगर हम आपसे बोलें कि इसका नाम बताइए तो क्या नाम बताएंगे? मेथॉक्सी इथेन। और इसका नाम क्या बताएंगे? तो इसका भी नाम मेथॉक्सी इथेन। तो जब दोनों कंपाउंड का नाम आपका सेम हो रहा है तो आप कैसे बोल रहे हैं कि वो दोनों डिफरेंट है? वो दोनों कंपाउंड है, सो आपका क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल हो जाएगा। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि ईथर में जब हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब सिंगल बॉन्ड है सो आप प्लेस कर दीजिए, हाइड्रोजन फुलफिल कर दीजिए, यही आपका नाम हो गया। इसका नाम हो गया अल्कोक्सी अल्केन होता है बेस नेम, तो इसका नाम हो गया मेथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रूल नंबर क्या देखेंगे? 4, जो कि लास्ट रूल है। ठीक है, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।